यार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और 7 जुलाई को होने वाले सीटेट एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सीडीपी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अधिगम विकार, जिससे 1 से 2 प्रश्न हर बार आते हैं, उसको लेकर आए हैं। जिसमें हम बहुत सारे जो डिसेबिलिटीज़ हैं, अधिगम विकार हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्थीमिया, ADHD, ऑटिज्म, अफेजिया, डिस्फेजिया, इनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। जिसमें हमने सीटेट 2011 से जनवरी 2024 तक के जो सवाल आए हैं उनको शामिल किया है, कुछ की पॉइंट्स भी दिए हैं और कुछ बहुत आसान ट्रिक्स भी बताई हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभ्यास लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का ही प्रयोग कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं अधिगम विकार यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या है? देखिए, शब्द जो अधिगम विकार का सबसे पहले प्रयोग 1963 में किसने किया था? सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। समान आयु के व्यक्तियों में ज्ञान व कौशल सीखने में कठिनाई को अधिगम विकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अधिगम विकार के प्रकार। ठीक है, जिसमें डिसलेक्सिया यानी कि पठन अक्षमता या सीखने में विकार भी कहते हैं इसे, डिसग्राफिया लेखन अक्षमता, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन यानी कि गणित। ठीक है, ग्राफिया, यहाँ पर ध्यान रखिए, ग्राफ, जब ग्राफ आएगा, जैसे मैंने याद किया था जब मैं पढ़ता था, तो ग्राफिया आए तो ग्राफ से मतलब क्या होता है? लिखना। ठीक है, तो ये समझ लीजिए लेखन से संबंधित है। कैलकुलिया आए तो कैलकुलेशन से संबंधित है, गणित से। प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया है गति समन्वय अक्षमता, यानी जो हाथ पैर अंग हैं, शारीरिक अंग, उनमें समन्वय ना होना, इसे गति समन्वय कहते हैं, तो इसे कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। अफेजिया यानी कि भाषा अक्षमता। डिस्थीमिया तो क्या है? तनाव वाली स्थिति। इसके बाद है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया होगा वाक संबंधी विकार। डिसआर्थोग्राफिया बर्तनी संबंधी विकार। ठीक है, स्पेलिंग संबंधित। स्वालीनता जिसे ऑटिज्म कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसे कहते हैं संप्रेषण संबंधी विकार, यानी कि अपनी बात को दूसरे किसी व्यक्ति को समझाने में असफल रहना, यानी कम्युनिकेशन करने में, चाहे समाज हो चाहे व्यक्ति हो, एक साथ चाहे ग्रुप डिस्कशन हो, वहाँ उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। अभिधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार यानी कि ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बहुत आसान है। आवेगशीलता, यहाँ पर ये सब ध्यान रखिए, अतिक्रियाशीलता, तो इससे क्या होगा? आवेगशीलता। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है, 10 मिनट का ही मुश्किल से वीडियो होगा, जिसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको भी हम देख लेते हैं। ADHD निम्नलिखित में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता ADHD विकार का प्रारूपिक लक्षण है? तो हमने अभी बताया ही था, आंसर क्या होना चाहिए? आवेगशीलता। ठीक है, अभी बता दिया था। लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, धीमी क्रियाशीलता और कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, वही ADHD, ठीक है, वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? तो ये कौन सा विकार है? आपको पता होगा, आवेगशीलता, यानी कि बिना सोचे समझे बहुत जल्दी से बात को कहना बताना। ठीक है, तो कौन सा चुनौती प्रस्तुत करेगा, यानी कि उसके लिए कौन सी बात इन 4 में से सबसे ज़्यादा चैलेंजेस देगी? तो लिखित प्रगति कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी सुगम पहुँचे, तब तो उसे बहुत आसानी होगी, तो ये विशेष विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, ये भी नहीं होगा। प्रदत्त कार्य को छोटे छोटे प्रबंधकीय समूह में प्रस्तुत करना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सही आंसर होगा बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले, यहाँ पर आगे लिखा है व्याख्यान। ठीक है, अगर आपको ना दिख रहा हो कि लेक्चर, यानी कि बिना किसी अंतराल के जब लंबी अवधि वाले लेक्चर प्रस्तुत करेगा तो उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो सही आंसर होगा चौथा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म ASD सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है? तो ध्यान रखिए वही है कि सामाजिक और संप्रेषण कौशल। ठीक है, दृष्टि, एकाग्रता, शारीरिक समन्वय यानी कि डिस्प्रैक्सिया, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसके बाद कि एक समावेशी कक्षा में स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों को जरूरत
को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावित होगी। ठीक है, कि अधिगम कक्षा में निरंतरता, तो सबसे ज़्यादा क्या होगी स्वालीनता ऑटिज्म में। ठीक है, अधिगम उपागम में निरंतरता, कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, उन्हें स्वयं को बड़े समूह में सामने व्यक्त करने को कहना, उन्हें विशिष्ट संकाय में पढ़ाना। तो सबसे सही आंसर होगा अधिगम उपागम में निरंतरता। इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लर्निंग के लिए कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना जो ऑटिज्म प्रभावित जो स्टूडेंट है उसके लिए तो बहुत ज़रूरत होगी उसके लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संप्रेषण कौशल में ही तो दिक्कत होती है। जब उसको अधिगम उपागम में निरंतरता कॉन्टिन्यूटी रखेंगे तो हो सकता है ये समस्या थोड़ी थोड़ी रिजॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्य वो डिसलेक्सिया, ठीक है, की क्या विशेषता है। ठीक है, इसे डिसलेक्सिया की क्या विशेषता है, मैंने बता दिया पठन विकार। ठीक है, या सीखने से संबंधित, ये सीधा सीधा मानिए लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसीलिए इसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लेख के बोध में कठिनाई, ये आंसर सही होगा। चलने में कठिनाई, मौखिक संप्रेषण में कठिनाई, ये तो स्वालीनता होता है। खाने में कठिनाई ये नहीं होगा। तो सही आंसर होगा लेख के बोध में कठिनाई, यानी अंडरस्टैंडिंग में कठिनाई, सीखने में कठिनाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि कक्षा में दृष्टिबाधिता को से जूझते विद्यार्थी को समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि दृष्टि से बाधित है। ठीक है, सुन तो सकता है वो आसानी से, तो जानकारी का मौखिक विवरण दें तो वो आसानी से समझ जाएगा। विवरण चार्ट दिखाना, भाई दिखाने की बात है, जब दृष्टि बाधित है तो देख तो सकता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ठीक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि देख नहीं सकता है तो फिर सांकेतिक भाषा का प्रयोग का मतलब ही क्या रहा, बार बार उसकी तरफ देखना। जब वो देख ही नहीं सकता है तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है। सही आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि स्वालीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें एक सामान्यतः किसका सामर्थ्य होता है, कौन सी एक विशेष बात पाई जाती है, ये भी विशेष ध्यान रखना है। स्वालीनता का मतलब है सीधा सीधा संप्रेषण में विकार, लेकिन फिर भी एक विशेष बात होती है, एक नहीं बल्कि दो बातें होती हैं जो हम एक बात आगे भी बात करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि बारीक जानकारी पर लेकिन वो ध्यान रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रभावशाली संप्रेषण, संप्रेषण में तो प्रॉब्लम ही होती है। संज्ञानात्मक नम्यता, सामाजिक परिस्थितियों को कठिन रूप से समझने में, ये गलत है। सही आंसर है कि वो संप्रेषण में तो उन पर दिक्कत होती है लेकिन वो बारीक जानकारी पर विशेष ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है, तो बता ही दिया स्वालीनता। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार यानी कि ADHD, ये तो बता ही दिया था आपको। आवेगशीलता से संबंधित है स्वालीनता यानी कि ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये संप्रेषण से संबंधित है। पठन वैकल्य सीखने में विकार है। गुणज वैकल्य यानी डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित समस्या है। ठीक है, गणित सीखने में जो समस्या होती है वो। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वालीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है। फिर एक बार बहुत बढ़िया, एक तो 2 गुण थे, एक पहला गुण था कि जानकारी, बारीक जानकारी पे ध्यान रखना, और दूसरा गुण है पुनरावृत्ति व्यवहार। ठीक है, संज्ञानात्मक नम्यता, उच्च स्तरीय कौशल संप्रेषण और दिनचर्या में बार बार बदलाव गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिसलेक्सिया में ये कहने में कठिनाई होती है, सॉरी ये करने में कठिनाई होती है। किस करने में, पढ़ने में। ठीक है, सीधी सीधी बात है, पठन विकार है या सीखने में दिक्कत होती है तो पढ़ने में, व्यक्त करने में, खड़ा होने में, बोलने में नहीं। क्वेश्चन नंबर फिर वही है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो सीधा आंसर हो गया पठन विकार से। मानसिक विकार, मेंटल एबिलिटी, मेंटल डिसऑर्डर भी नहीं है ये, गणित विकार, डिस्कैलकुलिया भी नहीं है, और व्यवहारिक विकार भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है वह SAW को बाज पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता एक तरीके से। ठीक है, यानी कि SAW और वाज जो लिखा हुआ है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, तो किससे संबंधित है, सीधा पठन विकार से संबंधित है। तो पठन विकार क्या होगा, डिसलेक्सिया, शब्द जम्बलिंग, डिस्लेमेक्सिया या डिस्मोर्फिया, ये सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है। ये प्रश्न हालांकि एक बार CTET में पूछा गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बहुत कोई अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब शारीरिक रूप से सक्षम बच्चा है उसको सामान्यतः फिर भी क्या समस्या हो सकती है। इसका जो आंसर सही है वो जहाँ तक है वो डिस्ग्राफिया है। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया तनाव,
ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता शारीरिक रूप से सक्षम है, हो भी सकता है। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आंसर जो जहाँ तक मैंने सर्च किया है, देखा है, वो डिस्ग्राफिया है, यानी कि लिखने में समस्या। डिस्कैलकुलिया मैथमेटिक्स, अब ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। शारीरिक रूप से सक्षम है तो वो मैथमेटिक्स में भी कमज़ोर हो सकता है, पठन विकार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर दिया गया है इस प्रश्न को आप थोड़ा सा देख लीजिए, वो डिस्ग्राफिया दिया गया है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता। मैंने बताया था गतिक कौशलों का मतलब होता है कि जो आपके शारीरिक अंग हैं उनमें सामान्यता ना हो, एक साथ कार्य ना कर रहे हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। तो भाषा अवबोधन देखिए यहाँ पे पढ़िए, भाषाघात हिंदी भी समझ में आएगा, अंग्रेजी। तो कभी कभी अगर समझ में ना आए तो थोड़ा इंग्लिश वर्जन की भी हेल्प ले लें। ठीक है, तो बहुत आसान रहता है। भाषाघात, घात मतलब अफेजिया। ठीक है, और भाग संबंधी और पठन वैकल्य और चलाघात तो है ही नहीं, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। और एक यहाँ पर एक बात वही है कि चलाघात, एप्रैक्सिया, ये भी इम्पोर्टेंट है जो हमने बात की थी। जैसे डिस्प्रैक्सिया होता है कि अंगों में समन्वय ना होना, उसी तरह से क्या होता है, चलाघात होता है एप्रैक्सिया, यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं या जो एक तरीके से समझ लीजिए शारीरिक रूप से चल फिर रहे हैं, वहाँ भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े तो चलाघात कहते हैं। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है तीसरा, पर अभिघातज तनाव, पोस्ट, ठीक है, ट्रोमेटिक, ये विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। बाकी ऑटिज्म जो है या प्रमस्तिक घात जो है, सेरेब्रल पॉलिसी कहते हैं जिसे, या ADHD वही है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये सारे जो हैं विकासात्मक विकार हैं। जबकि ये जो पर अभिघातज तनाव है, क्योंकि ये क्या है, तनाव है और आसानी से खत्म हो सकता है अगर आप इसका कुछ उपाय कराएं, उपचार कराएं, तो ये विकासात्मक तनाव जो विकार नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई। वो एक बार मैंने बताया था, जो प्रश्न आया था, सा को वाज पढ़ना, न्यूक्लियर को अनक्लियर में कठिनाई होना का, कठिनाई का अनुभव करना, अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है। तो फिर वही आंसर होगा डिसलेक्सिया। 80 नंबर, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में किसकी कमी का एक लक्षण है। तो इसका सही मैंने बता दिया, लिखने से संबंधित ग्राफ याद रखिए, तो ग्राफिया। प्रैक्सिया का मतलब फिर से ध्यान रखिए, शारीरिक अंगों में समन्वय ना होना। कैलकुलिया मैथ से संबंधित है। डिसलेक्सिया पठन विकार या सीखने में अक्षमता या बोध शब्द का अगर प्रयोग आए तब भी आप डिसलेक्सिया लगाएंगे। 19 नंबर, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो ये संकेत देता है कि बच्चा, देखिए, पढ़ने को में और फिर उसको अंडरस्टैंड, समझना या बोध करना, तब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पठन अक्षमता होगा। यहाँ पर आपने भाषा को पढ़ने और फिर उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, तब होगा पठन अक्षमता। लेखन अक्षमता ध्यान रखिए क्या होती है, डिस्ग्राफिया। गणित अक्षमता डिस्कैलकुलिया। गति समन्वय अक्षमता डिसप्रैक्सिया। आखिरी क्वेश्चन है, चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था कि डिसग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस में कठिनाई होती है, तो मैंने बताया ग्राफ मतलब लिखना, तो सही आंसर होगा चौथा। आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा हो तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।